एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इकोनॉमी वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सब्सिडी। आपने बहुत सारी बार सुना होगा, लेकिन मैं भी पॉसिबल आपने ये हिंदी शब्द नहीं सुना होगा, नगद अर्थ सहाय। हालांकि आपसे जो मेंस में प्रश्न पूछने का तरीका है वह सब्सिडी को लेकर भी पूछा जा सकता है और नगद अर्थ सहाय से नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें ये जो शब्द है सब्सिडी काफी ज्यादा प्रचलित है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सब्सिडी क्या है, इसके अलावा क्यों दी जाती है, सब्सिडी प्रकार क्या है और भारत सरकार किस किस प्रकार की सब्सिडी देती है। यहाँ पर ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। पार्ट फर्स्ट में अभी जो मैंने चर्चा करी वो बताऊंगा। पार्ट 2 में हम सेपरेट चर्चा करेंगे कि किसी भी देश में या भारत के संदर्भ में जो सब्सिडी जो दी जा रही है उसके लाभ और हानि क्या है वो हम चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। सबसे पहला वही प्रश्न कि सब्सिडी क्या होती है। तो आपने सुना तो होगा, लेकिन इसके लिए अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें कि सब्सिडी क्या है, तो उसके लिए कुछ डेफिनेशन ऐसी रहेगी कि सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था को दिए जाने वाले लाभ को सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी आमतौर पर एक नगद भुगतान या कर कटौती के रूप में होती है। जैसे कि देखिए कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर कि आर्थिक सहायता। तो आर्थिक सहायता आप सोचेंगे कि सरकार वैसे आर्थिक इकोनॉमी ग्रो करती है, आर्थिक सहायता तो दे रही है, लेकिन ये बिल्कुल वो है कि स्पेशल अलग से सहायता देना आपको प्रोग्रेस करने के लिए, उसे कहते हैं हम आर्थिक सहायता। इसका मतलब ये भी नहीं कि सरकार पैसे बांटती फिरे, वो नहीं है। सरकार को जब आवश्यकता लगे तभी वो क्या करे, यहाँ पर आपको आर्थिक सहायता दे। खैर चिंता कोई बात नहीं है, इसको और अच्छे समझते हैं। मैं आपको एज यहाँ पर उदाहरण के तहत समझाता हूँ, आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आती है। मान लेते हैं ये कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, कोई भी नाम रख लीजिए, चिंटू पिंटू, जो आपको अच्छा लगे। खैर ये दो दोस्त हैं यहाँ पर, इन दोनों ने प्लान बनाया कि हम चलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पर। इनकी चेहरे की स्माइल कहती है कि इन्हें काफी समय से इंतजार था। इन दोनों का बिल्कुल प्लान बना और ये गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर समस्या हो गई हमारे इन छोटे भाई साहब के साथ में। समस्या ये हुई कि इनका कहना है कि यार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मैं नीचे खड़े होकर देख लूंगा, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने सुना होगा, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर यहाँ लिफ्ट लगी हुई है। अगर आप अंदर जाएंगे तो ये बालकनियां हैं जहां से आप पूरा जो आसपास का वातावरण है वो अच्छे से देख सकते हैं, और टिकट लगभग 500 रुपए है। अब हालांकि दोनों दोस्तों ने ये कोई प्लान नहीं बनाया था कितना खर्च जाएगा, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी घर से है और इनकी थोड़ी ठीक ठाक है। फिर भी दोनों दोस्त अच्छे हैं तो घूमने भी बचपन साथ गए, इस बार भी गए हैं। लेकिन इसका कहना है कि अगर मैं यहाँ पर अंदर टिकट दे दूंगा तो शायद घर जाने के पैसे नहीं बचेंगे। तो फिर क्या होता है, दूसरा दोस्त कहता है कि अरे दोस्त चिंता की कोई बात नहीं, इसके अंदर जाने के पैसे मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर इस चीज को हम समझ सकते हैं, ये कहलाएगी सब्सिडी। सब्सिडी तब जब इस दोस्त को ये कह के वो पैसे दे कि कोई चिंता की वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि वापस देने होंगे, वापस नहीं। ये समझ लीजिए कि इस दोस्त ने अपनी तरफ से 500 रुपए का अपने दोस्त पर खर्चा कर दिया, लेकिन ये कब किया, जब आवश्यकता थी तब। ऐसे नहीं कि चल मेरे पिताजी के पास में ज्यादा पैसे मैं तुझे बांट देता हूं, नहीं, तब दिया जब ये यहाँ पर इस जगह खड़े हैं और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि अंदर जाना है लेकिन पैसे नहीं है। तब इस दोस्त ने इसको क्या करी, आर्थिक सहायता दी। यही एक तरीके से हम कह सकते हैं सब्सिडी। मान लीजिए कि ये है आम जनता और यह है सरकार, और सरकार कहती है कि जब जनता को आगे बढ़ना हो और उसको कोई समस्या ना हो तो वह कुछ रुपयों की सब्सिडी दे देगी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, ये दोस्त ये नहीं कह रहा कि तू बिल्कुल भी पैसा मत लेके आ घर से, पूरी ट्रिप में करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब आवश्यकता लगी तब इसने अपनी तरफ से क्या दिया, पैसा दिया। सेम कॉन्सेप्ट सरकार का होता है कि जब आम जन को आवश्यकता लगे और उनके विकास में अगर ये जो पैसे हैं बाधा बने, या बहुत सारी बार उनकी आर्थिक सहायता के लिए सरकार उन्हें क्या करती है, पैसे दे देती है, उसे कहा जाता है सब्सिडी। आशा करता हूं इस एग्जाम्पल से आपको चीज अच्छे समझ में आई होगी। दैनिक जीवन की हम बात करें तो ये जो आपके सामने उपकरण दिख रहा होगा, चित परिचित होंगे, और हो सकता है सब्सिडी का शब्द आपने पहली बार यहीं से सुना होगा।
जैसे कि वर्तमान में तो हालांकि इस पर सब्सिडी अभी बंद है, लेकिन इस पर सब्सिडी आपने अक्सर सुना होगा कि आपको जब गैस सिलेंडर बुक करवाना हो तो हम मान के चलते कि आपको 800 रुपए देने होते हैं। ये कम ज्यादा होता रहता है हर महीने। तो होता क्या है कि अगर आप 800 रुपए देते हैं तो इसके बाद कुछ राशि वापिस से आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। जैसे कि होता है अमूमन में भी पॉसिबल कि आपको 250 रुपए जो है वो वापिस आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। यानी कि इसका मतलब कि आपको जो गैस सिलेंडर वो पड़ेगा 550 रुपए में। सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती कि आपको गैस सिलेंडर ज्यादा महंगा ना पड़े और 550 रुपए के आसपास पड़े, 250 रुपए आपके जो खाते में है वो वापिस आ जाए। हालांकि प्रश्न हो सकता है कि सरकार भी 550 में ही क्यों सिलेंडर नहीं दे देती है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे लाभ हानि और जब इसके दुरुपयोग होते हैं। तो ये एक तरीके से है कि यहाँ पर क्या दी गई है, सब्सिडी दी गई है सरकार की तरफ से, यानी कि आर्थिक सहायता, ताकि कोई जो गरीब व्यक्ति हैं वो भी सिलेंडर को ले सके। और आपको पता हो कि सरकार की एक पहल चलाई गई थी, उसका नाम ही था पहल। उसके माध्यम से सरकार ने यह कहा था कि वे लोग जो सक्षम है उन्हें अपनी सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। तो ये किसका उदाहरण रहा, सब्सिडी का। एक उदाहरण मैंने बहुत पहले चर्चा करी थी जब राष्ट्रीय आय की मापन विधियां पढ़ाई थी तब, कि जैसे कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी काम करता है कि जो यूरिया खाद है, कृषकों के लिए बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में यूरिया खाद की कीमत जो होती है एक बोरी की वो 900 रुपए होती है, लेकिन सरकार उस पर 70% सब्सिडी देती है और अपनी तरफ से बाकी पैसा जेब का लगाकर इसका मूल्य कितना कर देती है, 270 रुपए, ताकि जो आम जन है उसे या कृषक को 900 रुपए में इतना महंगा खाद ना खरीदना पड़े और कितने में खरीदे, वो 270 रुपए में। तो ये दो प्रचलित एग्जाम्पल है जहां पर सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है, और आप भी इससे चित परिचित जरूर होंगे। तो आशा करता हूं अब जो सब्सिडी है वो कहां पर कैसे दी जा रही है और किस प्रकार से क्या कहलाती सब्सिडी वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर कि सब्सिडी क्यों दी जाती है, तो मैंने आपको बता दिया, इसको पढ़कर और हम देख लेते हैं कि सरकार द्वारा सब्सिडी लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के मकसद से दी जाती है। इसे अक्सर सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जैसे गैस सिलेंडर की बात करें तो जहां 800 रुपया गैस सिलेंडर अगर 550 में मिले, स्वाभाविक सी बात है वित्तीय बोझ को कम करता है। ये तो आपके दैनिक जीवन में जानने वाले उदाहरण है। इसके अलावा सरकार बहुत सारी सब्सिडियां देती है जिनको हम जानेंगे आगे, जो देश में सामाजिक आर्थिक नीतियां और खासकर इकोनॉमी में जो गरीब तबका है उसके समावेशी विकास में योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट एक और पॉइंट ये कि अधिकतर सब्सिडी सरकार द्वारा कमजोर उद्योग क्षेत्रों की मदद करने के लिए दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में काफी नुकसान हो रहा तो सरकार उस क्षेत्र की वित्तीय मदद कर उसमें सुधार लाने की कोशिश करती है। ये पॉइंट ही हो गया कि एक चीज ये कि बहुत सारे कमजोर उद्योग होते हैं, उनको भी सरकार सब्सिडी देती है। उन्हें किस प्रकार से देती है ये भी जानेंगे आगे। इसके अलावा अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक बढ़ जाए तो सरकार सब्सिडी देकर वस्तु की कीमत कम कर देती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 900 रुपए का यूरिया खाद था वो मात्र 270 में पड़ा, यानी कि इसकी कीमत कितनी भी हाई हो जाए सरकार प्रतिशत जो है सब्सिडी का वो बढ़ा देगी, लेकिन किसानों को लगभग लगभग ये कम में पड़ेगा। हालांकि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट हो सकती है, मैं आपको उदाहरण के तहत समझा रहा था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कैसे दी जाती सब्सिडी। तो जो सब्सिडी है वो खासकर दो फॉर्म में दी जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। जब भी कोई सब्सिडी का नगद भुगतान के तौर पर प्रदान की जाती है तो विशेष रूप से उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष सब्सिडी। और वहीं कोई भी गैर नगद की लाभ सहायता दी जाती तो उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष सब्सिडी। लाइक दैट कर में छूट, कम ऋण में ब्याज देना, ऐसा। प्रत्यक्ष का और अप्रत्यक्ष दोनों उदाहरण बता देता हूं। गैस सिलेंडर वाला एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष का, क्योंकि वहां पर नगद रुपए आपके खाते में सीधे आ रहे हैं। वहीं जो यूरिया वाला कॉन्सेप्ट है वहां पर किसानों को कोई रुपया नहीं मिल रहा है, ये अप्रत्यक्ष, यानी सरकार ने पहले से ही 900 रुपए में जो छूट देनी थी वो दे दी अपनी तरफ से। जो यूरिया बनाने वाली कंपनी है उसको पैसा दे दिया है, उसने फिर 270 में बेचा है, या ये कह लीजिए कि सरकार ने 900 में खरीदा और 270 में बेचा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है अप्रत्यक्ष सब्सिडी का और ये वाला कॉन्सेप्ट है प्रत्यक्ष सब्सिडी का। कुल मिला के अगर खाते में सीधे पैसे आते हैं या नगद भुगतान किया जाता है तो वो प्रत्यक्ष, और अगर कहीं पर छूट मिलती है किसी वस्तु में तो उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष सब्सिडी। आशा करता हूं यहां तक आपको जो
सब्सिडी खासकर दो प्रकार के रूप में दी जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं अब सब्सिडी के प्रकार को लेकर कि सब्सिडी कौन कौन से प्रकार की होती है। तो अमूमन सब्सिडी प्रकार में उत्पादन सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी, कर सब्सिडी, और यहाँ पर कोई एक और पॉइंट होगा जो डबल रिपीट हो गया है, खैर असुविधा के लिए खेद है, इसको हम देखेंगे आगे। कुल मिला के सब्सिडी की जो प्रकार, उसमें कुछ ये प्रकार होते हैं आपके: उत्पादन, रोजगार, परिवहन और कर सब्सिडी। अब यहाँ पर एक एक करके हम इन पॉइंट को समझेंगे कि ये सब्सिडी क्या है। देखिए, यहाँ पर भारत के संदर्भ में कौन सी सब्सिडी दी जाती है वो तो हम समझेंगे आगे। यहाँ पर एक बेसिक बात कर रहे हैं कि सब्सिडी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन सब्सिडी की, यानी कि प्रोडक्शन सब्सिडी। मतलब सरकार जहां उत्पादन पर सब्सिडी दे वो क्या कहलाएगी? उत्पादन सब्सिडी। मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं, फिर आपको उदाहरण के तहत समझाता हूं। तो इसमें यह कि उत्पादन सब्सिडी उस सब्सिडी को कहा जाता है जो किसी विशेष उत्पाद पर दी जाती है। किसी भी उत्पाद पर सब्सिडी आमतौर पर तब मिलती है जब उत्पाद को उत्पादित, बेचा या आयात किया जाता है। वहीं सरकार द्वारा उत्पादन सब्सिडी किसी विशेष उत्पाद पर इसलिए दी जाती है ताकि विशेष उत्पाद का उत्पादन करने के लोगों को प्रोत्साहन किया जा सके। यानी कि सब्सिडी ये जो उत्पादन वाली खासकर दो तौर पर की जाएगी। कुल मिला के जो वस्तु है उसका उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और वो बहुत सस्ती भी करनी हो, तो दोनों कंडीशन में सरकार क्या कर सकती है? उत्पादन सब्सिडी दे सकती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूं गन्ना का। गन्ना जो है उससे शक्कर बनती है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक जो खेत में लगा गन्ना है, उस गन्ने से लेकर शक्कर बनने तक की जो लागत कीमत है वो है 30 रुपए किलो। लेकिन आपको पता है कि आप वर्तमान में अगर शक्कर ला रहे होंगे तो उसकी रेट है 40 रुपए। यानी कि आप देखेंगे जो गैप दिख रहा है आपको बहुत कम है। आप यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये 30 रुपए किलो तब है जब उस फैक्ट्री में बनकर शक्कर तैयार हो गई है। अब इस बीच में किसानों को जो गन्ने का उत्पादन या उसका जो मूल्य मिलना चाहिए वो, इसके अलावा जो फैक्ट्री का मालिक है जिसने इतनी मेहनत करी वो, इन दोनों का टोटल 30 रुपए किलो में हो रहा है, जो दिखता है कि काफी कम है। लेकिन अगर इसका रेट बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं आपको लगे कि ठीक है चलो ये किया जाए कि 100 रुपए किलो कर दें, तो ये फिर जो भारतीय आम जनता है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा कि वो 100 रुपए किलो तक की शक्कर खरीदे। ऐसे में सरकार क्या करती है कि इन्हें इसमें देती है सब्सिडी। जैसे कि वर्तमान में 55 रुपए प्रति टन की सब्सिडी किसानों को खाते में दी जाती है। यानी कि यहाँ पर ये जो पूरा गैप है बहुत कम है, यहाँ पर उनका लागत भी अच्छे से नहीं निकलता है, तो सरकार अपनी जेब से जो किसान है, गन्ना किसान, उनको पैसा दे रही है। इसके अलावा जो फैक्ट्री है मिल की, यानी कि जो शक्कर बनाती है जो फैक्ट्री है, उन फैक्ट्री मालिकों को भी क्या देती है? अपनी जेब से पैसा दे रही है। इसका कारण ये कि यहाँ पर किसानों को वक्त पर पैसा मिल जाए, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो उत्पादन में जो एक तरीके से वृद्धि मूल्य है वो भी ज्यादा ना हो, और भारतीय जो आम जनता है वो शक्कर को अफोर्ड कर सके। तो ये कहलाता है उत्पादन सब्सिडी, जब किसी वस्तु के उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए और दूसरा उसके मूल्य को नियंत्रण करने के लिए दी जाती है, वो क्या कहलाती है? उत्पादन सब्सिडी। तो अक्सर आप जब भी अखबार में पढ़ेंगे तो आपको एक खबर बड़ी कॉमन दिखेगी, वो ये कि जो गन्ना किसान है उनका मील जो है उन पर बकाया बाकी है। यानी कि होता है कि जो किसान है वो गन्ना बेचकर तो आ जाते हैं मिल मालिक को, लेकिन मिल मालिक की तरफ से पैसा नहीं मिलता है। उसमें दिक्कत यही है कि गन्ना उद्योग को संरक्षण का शिशु भी कहा जाता है, यानी कि इसमें बहुत जल्दी खराबी हो जाती है और मूल्य जो फैक्ट्री मालिक है उनको भी इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो हर साल जो सरकार है, खासकर यूपी गवर्नमेंट जो है वहां के किसानों के लिए सब्सिडी रिलीज करती है। आशा करता हूं उत्पादन सब्सिडी किस प्रकार से लागू होती है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं रोजगार सब्सिडी। पहले जान लेते हैं रोजगार सब्सिडी क्या है। तो रोजगार सब्सिडी देश में बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से दी जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली रोजगार सब्सिडी के माध्यम से अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब ये कैसे, इसको उदाहरण के तहत समझिए। एक योजना चलती है भारत में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। शायद बहुत सारे लोग इसमें परिचित नहीं होंगे।
लेकिन इस पूरी योजना में पैरामीटर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक बात लिखी हुई दिखेगी आपको, सब्सिडी और मार्जिन मनी, यानी कि इस योजना के तहत जो एक्चुअल में क्या मिलेगा, आपको लोन मिलेगा। उस लोन में भी सरकार क्या करती है, सब्सिडी। यहाँ पर जो बात लिखी कि सब्सिडी विल बी लिमिटेड टू 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू सिंक ऑफ RS 75,000 पर बोरोवर। खैर ये समझ में ना आए, लेकिन मैं दर्शाना चाहता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि आप जितना भी लेंगे उसका 15% माफ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर आपको इस योजना के तहत 1,00,000 रुपए का लोन मिलता है तो 15,000 रुपए आपको नहीं भरने होंगे, यानी कि इस 15,000 को कहा जाता है सब्सिडी। 15,000 का मतलब ये कि सरकार अपनी जेब से आपका लोन भर देगी, आपको रोजगार और आप देश में अधिक से अधिक उद्योग लगा सके, आपको प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, और इस पर वो दे रही है 15,000 की सब्सिडी। ऐसी सब्सिडी बहुत सारी रोजगार योजनाओं में भारत सरकार की तरफ से देती है, तो इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर, रोजगार सब्सिडी। आशा करता हूं रोजगार सब्सिडी आपको समझ में आया होगा, जहां पर सरकार क्या करती है कि अक्सर लोन जब भी प्रोवाइड कर, जैसे 5 लाख का लोन दिया, तो उसमें क्या ऐसा सुनने को मिलता है आपकी, इसमें 5 लाख का लोन ले लीजिए आपको सिर्फ 4 लाख भरने हैं, आपका 1 लाख सरकार भरेगी अपनी जेब से। तो जो 1 लाख हम सुनते हैं सरकार भरेगी अपनी जेब से, इसका मतलब होता है कि सरकार 1 लाख रुपए की क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो इसे कहते हैं रोजगार सब्सिडी। तो ये अलग अलग प्रकार से दी जा सकती, खासकर देश में उद्योग प्रतियोग को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। आशा करता हूं कि रोजगार सब्सिडी भी आपको समझ में आया हो। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं परिवहन सब्सिडी की, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। सरकार द्वारा सरकारी निजी परिवहनों पर जो सब्सिडी दी जाती है उसे परिवहन सब्सिडी कहते हैं, और खासकर ये होती है प्रदूषण कम करने के लिए। अब इसका प्रदूषण से क्या कॉन्सेप्ट, तो अभी आपको जो खबर सुनने को मिल रही होगी कि जो दिल्ली सरकार है उसने वहां पर तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया है। उसी में से ये जो इंटरनेट पर खबर प्रचलित हो रही थी उसमें से मैं आपको बताता हूं कि वहां पर सब्सिडी कैसे दी जा रही है। तो ये कि अगर कोई ई रिक्शा खरीदा है तो उसे मिलेगी 30,000 की सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल ई रिक्शा आपने बहुत सारे देखे होंगे, अगर उसकी कीमत 2 लाख रुपए हुई तो 2 लाख रुपए में से 30,000 आपकी तरफ से कौन भरेगा, दिल्ली सरकार भरेगी, यानी कि ये दिल्ली गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। उसके बाद में 2 पहिया वाहन पर 30,000 की सब्सिडी, तो 2 पहिया वाहन अगर बाइक स्कूटी कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर 30,000 सरकार सब्सिडी दे रही है, यानी कि 70,000 की भी कोई इलेक्ट्रिक बाइक हुई तो वो कितने में पड़ेगी, 40,000 में। ऐसा क्यों, क्योंकि लोग जो हैं वो तेजी से क्या करें, इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आकर्षित हो, पेट्रोल या डीजल वाले वाहन छोड़ दें। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो प्रदूषण होगा वो कम हो जाएगा, और कार पर 1.5 लाख की सब्सिडी है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, भारत सरकार की एक फेम योजना भी है, और जिसके माध्यम से भी वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा ये जो चीज है कि 2030 तक भारत का पूरा मूड है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो अच्छी खासी मात्रा में दिखे। इलेक्ट्रिक वाहन में क्या होता है कि आमतौर पर ये बहुत महंगे होते हैं, अगर इसमें सब्सिडी ना दी जाए तो कोई भी खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो सरकार लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी जेब से पैसा देकर ऐसा करना चाहती है। तो परिवहन सब्सिडी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और हालांकि ये नहीं कि इलेक्ट्रिक में ही दी जाएगी, ऐसे खासकर अभी जो अगर हम देखें परिवहन सब्सिडी वो अभी इलेक्ट्रिक वाहनों में आई है। पहले सरकारी वाहनों में मिलती थी, सरकारी यानी कि अगर सरकारी बस चालू हो या सरकारी वाहन चालू हो, सिर्फ सरकार का, तो उस पर सब्सिडी मिलती है ताकि सरकारी वाहन रोड पर ज्यादा हो और लोग जो हैं उनके निजी वाहन महंगे पड़े, सरकारी वाहन सस्ते पड़े, ताकि वो सरकारी वाहन में घूमे और इसके माध्यम से भी क्या हो कि जो प्रदूषण है वो कम। तो परिवहन सब्सिडी भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कर सब्सिडी की। कर सब्सिडी भारत में फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पर कर सब्सिडी का कोई उदाहरण मुझे कोई प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन सब्सिडी के एक उदाहरण में आता है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर एक उदाहरण आता है कर सब्सिडी। तो सरकार देना चाहे तो दे सकती है, इसमें हम इसी के माध्यम से समझ लेते हैं कि कर सब्सिडी सरकार द्वारा कर पर दी जाती है।
इससे दिए जाने से कर में छूट मिलती है। ऐसा करने के पीछे कई सारे उद्देश्य होते हैं, जो किसी को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या फिर किसी उद्योग के जरिए ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है, और ये खासकर बड़े उद्योगपति को मुहैया करवाती है। वही होता है, मैंने टैक्स सिस्टम आपको पढ़ाया है, तो टैक्स सिस्टम में आपको पता होगा कि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना है, 2.5 लाख से 7.5 पर 10 या 20% जो भी है। लेकिन होता है कि जैसे कि हम उसकी चर्चा करें, मैंने आपको एक टैक्स बताया था, निगम कर। अगर कोई देश चाहे तो उसके निगम कर में, जैसे कि भारत में अभी वर्तमान में 22% है, तो जो कंपनियां अच्छा ग्रो कर रही है, सरकार चाहे तो उनके निगम कर में उन्हें छूट दे सकती हैं, ताकि वो जो कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करे, और बाकी भी कंपनियां चाहें कि वो निश्चित प्रतिशत तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी क्या मिले, यहाँ पर टैक्स में सब्सिडी मिल सके। तो ये है। इसके अलावा दूसरा ये भी कि जो छोटे उद्योग है उनको भी टैक्स में सब्सिडी दी जा सकती है, ताकि वो भी अच्छे से ग्रो कर सके। हालांकि भारत के संदर्भ में ये लागू नहीं है, इसलिए मैं आपको उदाहरण उतना करेक्ट नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मैं इतनी आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में कर सब्सिडी किस कंडीशन में दी जाती है, तो खासकर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या हो, नए जो रोजगार के अवसर है वो पैदा हो। आशा करता हूं यहां तक की जो चीजें हैं वो आपको आई होगी समझ में। हाँ, एक जो हमारा पॉइंट वहां पर कर सब्सिडी रिपीट हुआ था, तो वहां पर वो है धार्मिक सब्सिडी। तो उसमें आप जब नोट्स प्रिपेयर करें तो सुधार कर लीजिएगा। एक और पॉइंट जो लास्ट वाला है वो है धार्मिक सब्सिडी। धार्मिक सब्सिडी आपने जरूर सुना होगा, खैर इसकी मैं डेफिनेशन की चर्चा कर लूं, फिर आपको उदाहरण देता हूं। तो धार्मिक सब्सिडी भी अन्य सब्सिडी की तरह होती है, और ये सब्सिडी सरकार अपने देश के तीर्थ यात्रियों को उनके द्वारा की जा रही तीर्थ यात्रा पर देती है, ताकि तीर्थ यात्री उनके खर्चे का बोझ ज्यादा ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत में एक धार्मिक सब्सिडी प्रचलित थी से मतलब ये कि ये इमेज आप जरूर जानते होंगे, मक्का मदीना की है। और ये ऐसा माना जाता है कि हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार तो मक्का मदीना की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अब भारत जैसे देश से बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पर जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसका खर्च बहुत ज्यादा होता है, और जो मुस्लिम गरीब परिवार हैं उनके धर्म में है, लेकिन वो यहाँ पर जा पाना उनका संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में पहले भारत सरकार जो है वो सब्सिडी देती थी, यानी कि अगर इसका खर्चा 2 लाख आता था तो लगभग 75,000 भारतीय सरकार वहन करती थी। हालांकि वर्तमान में धार्मिक सब्सिडी खत्म कर दी गई। इसके पीछे ये माना गया कि ये वास्तविकता में जिनको मिलनी चाहिए थी, इस सब्सिडी का लाभ उन लोगों को नहीं मिला, और सरकार ने अब जो सब्सिडी के पैसे लगते थे उनको मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा में खर्च करने का फैसला किया है। हालांकि ये तो समाप्त हो गई, लेकिन ऐसे ही जैसे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो एक मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, जिसमें रेलवे के माध्यम से बहुत सारे जो यात्री हैं उनको पूरे एमपी में घुमाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से हम सब्सिडी कह सकते हैं, तो पूरी सब्सिडी है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से जेब का पैसा लगा रही है, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं मध्य प्रदेश के, उनको पूरे भारत का तीर्थ दर्शन करवाती है। तो ये भी क्या है, सरकार अपनी जेब से पैसा लगा रही है, यानी कि वो क्या दे रही है, सब्सिडी यहाँ पर दे रही है। तो धार्मिक सब्सिडी जो है वो भी सरकार दे सकती है। हालांकि भारत के संदर्भ में ऐसा होना सही नहीं है। संवैधानिक रूप से कहें तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। खैर, सामाजिक कल्याण की दृष्टि में ये उचित भी माना जा सकता है। आगे हम चर्चा करते हैं। यहां तक हमने बात करी कि सब्सिडी के प्रकार क्या होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत में दी जाने वाली सब्सिडी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान समझिएगा कि मैंने पहले क्या चर्चा करी कि जो सब्सिडी है वो किस किस प्रकार से दी जा सकती है। अब इनमें से भारत में जो दी जाने वाली सब्सिडी है वो कौन कौन सी है। तो इसमें खाद्य उद्योग हेतु सब्सिडी दी जाती है, उर्वरक सब्सिडी दी जाती है, इसके अलावा खाने के सामानों पर सब्सिडी, ईंधन सब्सिडी, वस्त्र उद्योग सब्सिडी, और लघु उद्योग के लिए सब्सिडी। हालांकि जो मैंने पीछे चर्चा करी उसी के अंदर ही ये आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि भारत में जो सब्सिडी है वह इन उद्योग में या इन क्षेत्रों में किस किस प्रकार से दी जाती है। चलिए, तो चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले खाद्य उद्योग हेतु सब्सिडी। अब भारत सरकार खाद्य उद्योग हेतु कैसे सब्सिडी देगी, ये मैं आपको पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने खाद्य उद्योग में सब्सिडी देने का फैसला किया है।
खासकर जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि ये सब्सिडी दूध, मछली पालन, मुर्गी पालन और फल, यानी कि खासकर एग्रीकल्चर में तो अलग से हैं, लेकिन जो उद्योग है या हम कह सकते हैं खासकर खाद्य उद्योग, जैसे कि दूध है तो इसका बहुत बड़ा उद्योग चलता है, जैसे इससे पनीर बनना, और अमूल कंपनी है इसे। मछली पालन जो है साउथ और जो बंगाल है उसमें अच्छे से चलता है। मुर्गी पालन और फल समय जो भी खाद्य उद्योग हैं उसमें सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, वर्तमान में भारत सरकार जो है मछली पालन के लिए लगभग 20 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। यानी कि अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मछली पालन के लिए आपको कोई जमीन लेनी होगी, उस पर तालाब बनाना होगा, बहुत सारी मछलियां पालनी होगी, तो इसके लिए खर्च भी अनुमानित अच्छा खासा 50-60 लाख आ सकता है। तो वर्तमान में भारत सरकार मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, खाद्य उद्योग हेतु सब्सिडी। तो भारत में इसके उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध में तो खैर बहुत सारा उत्पादन है, इसके अलावा मुर्गी पालन और भी बहुत सारे ऐसे उद्योग है, जैसे बागवानी है, तो इसके लिए सब्सिडी दे सकती है। तो ये अलग अलग राज्य अपने लेवल पर सब्सिडी यहाँ पर खाद्य उद्योग के लिए दे सकते हैं। तो इस बात में क्या है, खाद्य उद्योग यानी कि खाद्य पदार्थ जो है बनेंगे जिन कृषि पदार्थों से या और भी पदार्थ, उनमें यहाँ पर क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। आशा करता हूं यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर रहे होंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं भारत में दी जाने वाली सब्सिडी में, वो है उर्वरक सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज्यादा जरूरत होगी, फिर भी एक डेफिनेशन में पढ़ देता हूं और ये आप अच्छे से चित परिचित हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो भारत की अधिकतर आबादी खेती से जुड़ी है और खेती के दौरान किसानों पर काफी तरह का खर्चा होता है। इन्हीं खर्चों में से एक खर्चा उर्वरक का है। उर्वरक पर होने वाले खर्चों को देखते हुए भारत सरकार किसानों को उर्वरक सब्सिडी देती है, ताकि किसानों को खेती के समय आने वाले खर्च को थोड़ा कम किया जा सके, और सब्सिडी के चलते किसानों को कम दाम में यूरिया और अन्य उर्वरक मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो यूरिया है उसकी एक्चुअल रेट कितनी है, 900 रुपए है, लेकिन वास्तविकता में कितने मिलता है, 270 रुपए। यानी कि ये भारत सरकार कौन से प्रकार की सब्सिडी देती है, उर्वरक सब्सिडी। और यकीन मान के चलिए कि भारत सरकार की जो सब्सिडी देने का जो कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत सारे हजार करोड़ रुपए जो है वो उर्वरक और भी प्रकार की सब्सिडी में जाते हैं। खैर सब्सिडी क्यों दी जाती है उसके पीछे कारण है, इसीलिए भारत सरकार इतना सब्सिडी पर खर्च करती। आशा करता हूं उर्वरक सब्सिडी तो आपको आसानी से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं खाने के सामानों पर सब्सिडी। तो ये भी आपको अच्छे से पता है, मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, वो है आपका पीडीएस सिस्टम पर। पीडीएस सिस्टम पर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा करी कि आखिर किस प्रकार से जो पीडीएस उसमें भारत सरकार सब्सिडी देती है, वो कितनी सब्सिडी देती है वो भी बता रखा है। तो फूड सब्सिडी सरकार द्वारा अपने देश के उन गरीब परिवारों को दी जाती है जिनकी आमदनी काफी कम है और वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ऐसे परिवारों को सरकार चावल, आटा, चीनी जैसे बुनियादी खाने के सामानों को सब्सिडी देकर इनकी आर्थिक सहायता करती है। मैंने आपको बताया भी था कि गेहूं जो है वो एफसीआई खरीदती है, और एफसीआई की खरीद से लेकर जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है वहां तक आता है तो उसका रेट हो जाता है 30 रुपए किलो। लेकिन यहाँ पर गरीब परिवार को मिलता है सिर्फ 1 रुपए किलो में, यानी कि 29 रुपए जो है वो दे रही सरकार अपनी जेब से। इस 29 रुपए को पर किलो पर हम क्या कह सकते हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी। तो ये जो सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट है पीडीएस में आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला वो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ईंधन सब्सिडी। तो ईंधन सब्सिडी भी मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आपको कहा था कि जो सब्सिडी के प्रकार है उसी में सारी चीज शामिल होगी। अब चर्चा करनी थी हमें भारत में दी जाने वाली सब्सिडी, तो यही सब्सिडियां रिपीट होने वाली हैं, सो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो भारत सरकार द्वारा देश में सब्सिडी दरों पर ईंधन भी बेचती है, जिसमें डीजल, केरोसिन, एलपीजी शामिल। केरोसिन और एलपीजी गैस सिलेंडर लोगों को सस्ते दर पर दिए जाते हैं, और एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में आते हैं। ओके, तो आपको पता होगा, हालांकि वर्तमान में फिलहाल तो इस काल में जो सब्सिडी है वो बंद है, लेकिन भविष्य में सरकार चला सकती है। वर्तमान में जो समस्या है सरकार के पास में राजकोष को लेकर, इस कारण से
ये सब्सिडी भी फिलहाल बंद है। लेकिन जैसे कि एक चीज और बता दूं, पहले केरोसिन मिलता था पीडीएस में, लगभग अब उसे बंद कर दिया गया है, तो वहां पर भी केरोसिन काफी सस्ता मिलता था। एलपीजी हो उसमें भी सब्सिडी सरकार दे रही थी। तो ये जो ईंधन सब्सिडियां है ये भारत सरकार देती है। हालांकि इस पर तो वापस चालू होने की संभावना है, तो ईंधन में सब्सिडी दी जाती है। हालांकि डीजल जो सब्सिडी है वो प्रारंभिक रूप से जो सरकारी बसें होती थी उनमें दी जाती थी, लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलती हैं। एक चीज और आपको बता दूं कि धीरे धीरे जो सब्सिडी वाला कार्यक्रम है वो समाप्त होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब मैं आपको बताऊंगा कि जो सब्सिडी है उससे होने वाले लाभ और हानि। तो ईंधन सब्सिडी भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वस्त्र उद्योग में सब्सिडी। तो वस्त्र उद्योग सब्सिडी थोड़ा सा अलग पॉइंट है, पहले आपको पढ़ के बता देता हूं कि देश में जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जूट से जुड़े उद्योगों में कई तरह की सब्सिडी देती है ताकि इस उद्योग को बढ़ावा मिल सके। जूट आप सभी को पता होगा, अक्सर आपने बोरी देखी होगी, तो जो बोरी बनती है जूट का ये पौधा है और इससे रेशे निकलते हैं, इससे बनती है बोरी। हालांकि भारत में जूट उद्योग की काफी खस्ता हालत है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है, मैं आपको बता देता हूं कि पहले बांग्लादेश हुआ करता था, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश भारत है और फिर नाम आता है बांग्लादेश का। तो जो जूट उत्पादन है वो पहले बहुत अच्छे से होता था और इसी के कपड़े बहुत सारी चीजें इसकी बना करती थी। लेकिन जब प्लास्टिक मार्केट ने इसको रिप्लेस किया, अगर आप देखेंगे अब जो बोरी है वो अक्सर प्लास्टिक के आने लग गई और इसने रिप्लेस कर लिया जूट को, तो जूट उद्योग की हालत जो है वो खस्ता हो गई। इस कंडीशन में जो भारत सरकार है वो वस्त्र और जूट उद्योग के लिए सब्सिडी अच्छी खासी देती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं जानकारी के लिए कि ये भारत सरकार की एक योजना है वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग के लिए टेक्नोलॉजी उन्नयन फंड योजना। हालांकि सरकार इसमें कितनी सब्सिडी देती है, बहुत सारे प्रतिशत आपको यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन मेरे बताने का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि भारत सरकार की ये योजना अभी भी वस्त्र उद्योग के लिए स्पेशल सब्सिडी देती है। हालांकि ये सिर्फ जूट उद्योग में लागू है, इसके अलावा बाकी उद्योग में लागू नहीं है। कपास वगैरह में सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, वो उसकी मंशा। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्यों दी जाती है, तो सब्सिडी तब जब कोई उद्योग बहुत बुरी अवस्था में चल रहा हो, तब उसके बचाव और उसमें वृद्धि के लिए क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो जूट उद्योग की भारत में खस्ता हालत है, मांग बहुत कम है, फिर भी सरकार चाहती कि इससे जुड़े लोगों का रोजगार बना रहे और वे रोजी रोटी को ना तरसे, इस कारण से सरकार उन्हें सब्सिडी देती है। हालांकि इसमें सरकार को घाटा होता है, ये वास्तविकता है, लेकिन सरकार हमारे जो है मिश्रितवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था से प्रेरित है, जो आम जन के फायदे में ज्यादा सोचती, इसलिए वस्त्र उद्योग में भी क्या दी जाती है, सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से दी जाती है। आशा करता हूं यहां तक की चीजें आपको आई होगी समझ में। अब इसके बाद में है लघु उद्योग के लिए सब्सिडी। तो लघु उद्योग के लिए सब्सिडी क्या होगी ये आपको हम बता देते हैं। देश में लोगों को नया व्यापार शुरू करने और प्रेरित करने के मकसद से सरकार देती है लघु उद्योग सब्सिडी, जिसमें छोटे व्यापारियों को स्थापित करने में आसानी होगी और इन व्यापार में कर पर छूट प्रदान की जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री का एक जो पूरी रोजगार योजना चलती है, इसमें ये एक जो न्यूज की साइट है वहां से मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूं। जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक सरकार की योजना है, जिसके तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपए का क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। और जानकारी ये कि लोन की रकम पर 15% सब्सिडी मिलती है और आरक्षित जाति के आवेदक को 25% सब्सिडी मिलती है। यानी कि मैं बता रहा हूं भारत सरकार की बहुत सारी योजना है, लेकिन जैसे कि 25 लाख अगर मिल रहा है यहाँ पर उद्योग के लिए इस योजना के माध्यम से, तो 25 लाख जो है उसका 15% तक सब्सिडी, यानी इसका 15% आप निकालें और जो भी राशि निकलेगी उतनी राशि लोन में से आप काट दीजिए, बाकी आपको जमा करनी रहेगी। यानी कि लघु उद्योग के लिए तो ये जो रोजगार सब्सिडी है उसी का एक प्रकार है, ताकि जो भारत सरकार है वह लोगों को अच्छे से अच्छे जो उद्योग है, लघु उद्योग या और भी उद्योग है, उन्हें लगाने के लिए प्रेरित कर सके। तो भारत सरकार लघु उद्योग के लिए किस प्रकार सब्सिडी देती है, तो भारत सरकार की जितने भी रोजगार योजना है वो सारी की सारी रोजगार जो योजना है वो किस में आ जाएंगी, इसके तहत लघु उद्योग की सब्सिडी के तहत आ जाएगी। चलिए, तो आशा करता हूं यहां तक की जो चीजें हैं वो आपको आई होगी समझ में। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि सब्सिडी
क्या होती हैं। जो टॉपिक है वो इतना टफ नहीं है, आप इसे आसानी समझ जाएंगे। इसके अलावा सब्सिडी के टाइप हमने जाने, और इसके अलावा हमने जाना कि भारत सरकार किस किस प्रकार की सब्सिडी देती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सब्सिडी के लाभ और हानि क्या है। तो यहाँ पर दो थोड़े छोटे छोटे वीडियो पार्ट में बन सकता है, खैर लेकिन आपका समझना ज्यादा आवश्यक है। आशा करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में कि सब्सिडी क्या होती है, इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। कोशिश जरूर करें कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाए। ना भी लिख पाए तो इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में अलग से लिख के रख लें। जब अगर आप नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं और जब आपको लगे कि लिखने का उचित समय है, तब आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कोशिश ये हो कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ही आप इस उत्तर को जरूर लिखें। प्रश्न है कि सब्सिडी क्या होती है, इसके प्रकारों पर चर्चा करनी है, सो आप आसानी से 100 शब्दों में से लिख पाएंगे। तो साथियों, आशा करते हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो भी मैं आपको समझाना चाहता था और जो भी आप समझना चाहते थे वो आप आसानी से समझे होंगे। इस वीडियो में कुछ और जो चर्चा है वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।